Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज क्लास 12th की फिजिक्स का हिंदी माध्यम का फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का 8th लेक्चर वैद्युत फ्लक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस वैद्युत फ्लक्स की बात हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं से. हम जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होते हैं और इस पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार से. उसके बाद फिर वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स और फाइनली गाउस का नियम और इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर 8 वैद्युत फ्लक्स में. अपनी बात को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं से, जिसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं अंग्रेजी में. इन्हें क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है. सबसे पहले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है उसको चित्र से कैसे दर्शाएं, उस विधि को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं. वैद्युत बल रेखा वास्तव में काल्पनिक अवधारणा है जिसे माइकल फैराडे द्वारा दी गया था. इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है. हम आपसे पूछें कि एक कूलम आवेश से कितनी वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो देखिए मन में विचार आता है अनंत, लेकिन ऐसा नहीं है. इनकी संख्या होती है 1.1 इंटू 10⁻11 रेखा. ये कैसे आया है, 1/ε0 का मान है. तो ये भी कैसे आया, अगर ये जानना चाहें हम तो देखिए इसी चैप्टर में हम देखेंगे गाउस का नियम क्या होता है. गाउस का नियम में फ्लक्स की बात करते हैं कि एक आवेश को यदि हम बंद कर दें तो उससे उत्सर्जित होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, वो होता है Q/ε0. यानी फाई क्या एक संख्या है, Q/ε0. तो ये है Q आवेश से, तो एक कूलाम से ये हम 1 रख दें तो 1/ε0 आ जाएगा. ठीक है, फिर ये कैसे आया ये संख्या. ε0 का मान कूलाम के नियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 8.85 10⁻12. यहाँ रखो, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके देखो क्या लगभग इतना आ रहा है. ठीक बात है. फिर आप जानते हैं विद्युत बल रेखाएं कहां से स्टार्ट होती हैं, धनावेश से शुरू होती हैं. कहां से स्टार्ट होती हैं, धनावेश से. Q>0 का मतलब धनावेश. और कहां समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं. ठीक बात है. समान और विपरीत आवेशों का समूह, इससे पिछले वाले चैप्टर में देखा था हमने, क्या कहलाता है, द्विध्रुव. तो उसके कारण यदि विद्युत बल रेखाओं को दिखाना चाहें, द्विध्रुव में होता क्या है, समान परिमाण और विपरीत आवेश, इनके कारण. तो देखिए प्लस से तो उत्पन्न होंगी और माइनस पे समाप्त होंगी. तो क्या इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, देख सकते हैं आप गौर करें तो इनको मिलाने वाली रेखा जो अक्ष कहलाती है, द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है, इसके अनुदिश आपकी विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का गुण रखती हैं. क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित. तो ये आकर्षण के गुण को दर्शा रही हैं. लेकिन यदि ये तो थे विपरीत प्रकृति, समान प्रकृति के आवेशों की बात करें, यदि हम समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, तो दोनों से उत्पन्न होगी. तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी. आप देखें कि ये लंबाई का अनुदिश सिकुड़ नहीं रही हैं, जबकि लंबाई के लंबवत फैलने का गुण रख रहे हैं, दूर जा रही हैं, है ना, दूर जा रही हैं. दो समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, उसको व्यक्त करने के लिए विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का गुण रखती हैं. क्लियर ये वाली बात, सहमत हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें. किसी आवेश पर उत्सर्जित होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है. ये हमने देखा था पहली प्रॉपर्टी में भी कि एक कूलम से कितनी, तो वो परिमाण पर डिपेंड करेगा. अगर आपको एक ऐसा डायग्राम दे रखा है तो आप देखो Q1 के पास विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है ना. कैसे ज्यादा, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना. तो और इस कंपेरेटिवली Q2 के कंपेयर में तो ज्यादा है, Q2 पे गिन लो तो Q1 के पास ज्यादा है. इसका मतलब Q1 का परिमाण Q2 से ज्यादा होगा. फाइन.
अगर कैपिटल क्यू के पास इतनी है और स्मॉल क्यू के पास इतना, तो आप देख सकते हो स्मॉल क्यू से उत्सर्जित बल रेखाएं कम है ना, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से बड़ा होगा। सहमत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। यदि अल्फा एक कोण से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं बीटा कोण पर समाप्त हो, कुछ ऐसा डायग्राम हो आपके पास में, ऐसा डायग्राम हो, तो उस केस में एक रिलेशन होगा जो आपके काम में आ सकता है, Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू Q2 1 माइनस कॉस बीटा। इसको याद रखना, इसका डेरिवेशन बियॉन्ड योर स्टैंडर्ड है। फाइन। अच्छा, आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस में काम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। यदि कोई विद्युत बल रेखा है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचें इसके किसी बिंदु पर, तो ये स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। फाइन। और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे ऐसा करेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इसका मतलब एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, जो कि संभव नहीं है। मान लो एक विद्युत बल रेखा, इसका एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, ये कटान बिंदु, दूसरी विद्युत बल रेखा, तो देखो एक ही बिंदु पर इधर भी है और इधर भी है, तो भैया एक बिंदु पर तो एक ही कोई दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र, तो है ना। ये तो रिजल्टेंट कुछ और ही बता रहा है ना। राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो दिए गए बिंदु पर केवल एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे दी गई विद्युत क्षेत्र के लिए दिए गए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एक ही दिशा होगी, कहने का मतलब है ना, दो दो हो नहीं सकती। अगर बल रेखाओं ने काट दिया तो दो दो दिशा हो जाएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। राइट, जिसे हम बल रेखाओं का घनत्व भी कहते हैं। उस क्षेत्र में, उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होती है। 7वें गुण में हमने क्या देखा, दिशा और परिमाण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मान लो इस तरह के कोई डायग्राम है, हमने बराबर क्षेत्रफल यहाँ पर निरूपित कर दिए, है ना, जिसे तुलना करना आसान है। ओके, तो आप देखो इस क्षेत्रफल से ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं और इससे एक ही गुजर रही है ना। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर स्ट्रांग होगा आपका फील्ड, यहाँ पर प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र। कैसे, क्यों, संख्याओं से निरूपित कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर दें कि फ्लक्स, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि फाई बराबर ई कॉस थीटा होता है ना। फाई क्या होता है भाई, फ्लक्स, है ना। फ्लक्स यानी कि बल रेखाओं की संख्या, एन अनुक्रमानुपाती ई ए। यदि हम लंबवत की बात कर रहे हैं तो cos 0 हो गया, cos 0 1 होता है ना। तो n बाई ए पर अनुक्रमानुपाती ई के हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हो गई। n का मतलब संख्या, एकांक से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसको निरूपित कर रही है, परिमाण। तो देखिए यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम। इसका मतलब क्या हुआ, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत रेखाएं दूर दूर होती है। आप यही तो कह रहे थे, यहाँ प्रबल है यहाँ दुर्बल है ना। तो प्रबल में पास पास है ना, और दुर्बल में क्या है, दूर है। क्लियर है ना बात। या इस बात को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ई रिलेशन विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक देखा था हमने कि माइनस dV/dr होता है। यदि हम परिमाण की बात करें तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इसलिए ई व्युत्क्रमानुपाती dr क्या हो गया ना, तो dr कम है तो ई स्ट्रॉन्ग हो गया था। अच्छा, एक समान क्षेत्रीकरण विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि हम निरूपित करना चाहते हैं तो ऐसे होंगी, समांतर और समान दूरी पर। जैसे एक धनात्मक प्लेट है, एक ऋणात्मक प्लेट, तो समांतर यदि आपको नजर आ रही हैं विद्युत बल रेखाएं और समान दूरी पर है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगा। राइट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अथवा ऋणात्मक चालक पिंड के पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं, लंबवत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि एक चालक आपके पास है, मान लो धनावेश स्थित है, कोई बात नहीं, लेकिन विद्युत बल रेखा दिखाओगे तो इसके लंबवत 90 डिग्री पर दिखानी है आपको। बात समझ में आ रही है।
चाहे इरेगुलर हो, अनियमित आकार का कोई पिंड है, इस पर विद्युत बल रेखा दिखाना है तो पृष्ठ की लंबवत दिखाना है, हर जगह 90 डिग्री पे होना चाहिए। 90 डिग्री पे दिख रहे हैं पृष्ठ से हमेशा, राइट। तो ये ध्यान रखना, काम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट गुड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक चालक से नहीं गुजरती हैं, इसलिए चालक का आंतरिक भाग बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त रहता है, राइट। मान लो ये दो प्लेटें हैं हमारे पास में, एक धनावेशित ऋणावेशित है ना, इसमें हमने एक चालक को रख दिया। जैसे आप चालक को रखेंगे इसके सामने वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और इसके सामने एक धनावेश प्रेरित हो जाएगा, होगा ऐसा। अब विद्युत बल रेखाओं को दिखाएं, देखिए इस तरीके से होगी, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी, फाइन, कोई फील्ड नहीं होगा, कोई क्षेत्र नहीं होगा इसके अंदर। इस प्रभाव को कहते हैं वैद्युत परिरक्षण। इस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत से परिरक्षा करना। बाह्य विद्युत क्षेत्र से आंतरिक भाग क्या है? परिरक्षित है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक को चालक से गुजर सकती है, फाइन। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनते हैं देख लेते हैं अपन। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रकार बताना है आपको कि वो एक समान है या असमान है, जबकि ऐसा डायग्राम दे रखा है आपको, राइट। तो हमने क्या देखा था, आप खुद बताओ पहले इसका आंसर, कि अगर एक समान होता है तो समांतर रेखाओं से निरूपित करते हैं और समान दूरी पर। तो ये तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ये कैसा चित्र होगा? असमान होगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आवेशों की प्रकृति बताइए Q1 Q2। प्रकृति का मतलब है धनावेशित है कि ऋणावेशित है। देखो धनावेश से तो निकलती है, तो ये तो निकल रही है ना Q1 से, तो Q1 तो धनावेशित होगा और Q2 पे समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब Q2 कैसा होगा हमारा? ऋणावेशित। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, आवेशों के परिमाण का अनुपात बताइए। हमने क्या देखा था? विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है ना। तो Q1 और Q2 का अनुपात N1/N2 होगा। N क्या है? संख्या को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ काउंट करो, गिनो, Q1 पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। Q2 के पास कितनी है? 1 2 3 4 4, तो दोनों पाते को बस समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, दूसरे आवेश से उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करो। दूसरा आवेश मतलब ये हमेशा उदासीन बिंदु, है ना, हमेशा उदासीन बिंदु क्या होगा? दुर्बल जो आवेश होता है ना, उसके पास में होता है, फाइन, ओके। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण बाहर होता है, ये हमने देखा था इस पहले लेक्चर में, आप रेफर कर सकते हो। इस दूरी को, उदासीन बिंदु को हमने x2 कह दिया और वहां ड्राइव भी किया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो आप उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा, उससे बहुत ही जानकारी भी मिलेगी। √Q2 ओवर √Q1 माइनस √Q2 इंटू R होता है फॉर्मूला इसका। तो √Q2 का अगर अंश व्यवहार में भाग लगाएं, करके देखो पॉज करके वीडियो को, क्या ऐसा आ जाएगा? मान रख लो Q1/Q2 का अनुपात 2 आया था ना तीसरे क्वेश्चन के अंदर, रख दो, ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है दूरी दोनों के बीच की। हमारे पास कितना आ गया आंसर? 1/√2 माइनस 1। क्लियर है? तो चलिए अब बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं अंग्रेजी में इसे। सबसे पहले हमें वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले क्षेत्रफल सदिश की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल बेसिकली एक अदिश राशि होती है, लेकिन इसकी दिशा को बताकर इसे एक सदिश राशि बनाया गया है। कैसे? मान लो ये क्षेत्रफल है आपके पास में, राइट। इसका एक अल्पांश यदि मैंने लिया तो इसकी दिशा बताई जाती है तल के लंबवत, और प्रेक्षक की तरफ। लंबवत तो भाई नीचे भी हो सकती है ना, तो किस तरफ होगी? ऊपर या नीचे? प्रेक्षक, आप प्रेक्षक हैं जो प्रेक्षित करता है घटना को, फाइन। ये डीए की दिशा को दिखाया जाएगा। तो क्षेत्र सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत और किधर होती है? प्रेक्षक की ओर होती है, ठीक है। क्षेत्रफल को एक सदिश राशि बनाया, उसका नाम कह दिया क्षेत्रफल सदिश, अपनी तरफ से कह दिया, फाइन, ओके।
अब विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं इसकी मदद से। किसी पृष्ठ से फ्लक्स को उस सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। मान लो ये क्षेत्रफल है आपका, है ना, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा आपकी, ये विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये। विद्युत क्षेत्र को ही तो विद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं, तो कितनी विद्युत बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं वो इससे फ्लक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही? मान लो एक कोण थीटा है, ई का एक घटक लें, कोण से परे वाला क्या होता है, ई साइन थीटा, है ना, और कोण के साथ वाला क्या होता है, ई कॉस थीटा। सहमत है? तो इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, ई कॉस थीटा। क्या ई साइन थीटा गुजर रहा है? भाई ये तो समांतर है इसके, है ना, वो तो नहीं गुजरेगा। फाइन, इसलिए कुल क्षेत्रफल ए से कितना गुजरेगा, ये एकांक से, तो ए से गुणा कर दिया है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, जिसे ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये अदिश गुणनफल हो गया? तो फाई क्या हो गया है, ई डॉट ए। क्लियर हो गया सभी को? अब चिन्ह परिपाटी, हम विद्युत फ्लक्स का चिन्ह भी जानेंगे, प्लस माइनस कब लेते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बंद पृष्ठ की वस्तु, एक सिलेंडर, पाउडर का डिब्बा रख दिया आपने। फाइन, फाई क्या देखा, ए कॉस थीटा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये गोला सा नजर आ रहा है नीचे का, पैदा मान लो, तल के लंबवत, और आपकी तरफ होगा, आप देखेंगे, आप डब्बे के अंदर से तो नहीं देख रहे, है ना। ओके, तो इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है, तो इसको प्रवेशी कहते हैं, इन कहते हैं निवेशी। ई ए, इनके बीच का कोण कितना है, 180, ई ए कॉस 180 डिग्री। क्लियर है? कॉस 180 कितना होता है, माइनस, तो फाई इन क्या हो गया, माइनस का ये। क्लियर? अब इस तल पे देख ले, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, और क्षेत्रफल सदिश आप यहीं से तो देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो उसकी दिशा ये होगी, है ना। इसको हम कहेंगे निर्गत फ्लक्स, आउट, ई ए कॉस 0। तो ये प्लस का ये हो गया। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है हमारे को, कि प्रवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक, जबकि निर्गत फ्लक्स को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। कैसे? प्रवेश करने वाला तो ऋणात्मक, जबकि निर्गत फ्लक्स को क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। क्लियर है वाली बात? बंद सतह से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होता है, 0। कैसे? दोनों को जोड़ो तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सहमत है? फाइन। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स के आधार पर। पहला क्वेश्चन, निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु रखी हुई है, ओके, हमें पता है कि कुल फ्लक्स क्या होता है किसी बंद पृष्ठ वाली वस्तु से, 0, इन और आउट, निवेशी और निर्गत का योग, है ना। यहाँ क्षेत्रफल सदिश बनाए हैं तो ऐसा होगा, आपकी तरफ होगा। सहमत है? ई की दिशा ऐसे होगी। फाइन, ओके। अब देखिए फाई इनकी वैल्यू तो हो गई कितनी, माइनस का ये, क्यों, ई ए कॉस 180। आउट हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये क्षेत्रफल वाला हमें पता नहीं, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। लेकिन इस जानकारी से हम आउट फ्लक्स की गणना कर लेंगे, ई ए उधर आ जाएगा तो ई ए के बराबर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन पर कूलम में 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब फ्लक्स क्या था, ई ए कॉस थीटा। हमारे लिए इस फॉर्मूले में थीटा ये होता है, राइट। क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है, हम 60 ले रहे हैं, क्यों? अरे भाई इन्होंने बताया पृष्ठ के साथ विद्युत क्षेत्र बना रहा है 30, तो हमें तो इससे मतलब है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 60। क्लियर? ये ध्यान रखना है। 50 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 25, है ना। इकाई ले लें, ई की इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई की इकाई न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र ई
सदिश में दे रखा है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन पर कूलम में 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो, है ना। ये क्षेत्रफल है आपका। ओके, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आई जे के में दे रखा है ये, है ना। अब आप देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या बोलेगी? तल के लंबवत और एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगी वो। 100 मीटर स्क्वायर आई कैप बोलना पड़ेगा। फाइन, फाई क्या होता है? ई डॉट ए, सहमत है ना। फाई बराबर ई डॉट ए, ई का मान रख दिया और ए कैसे लिखा है वो देखो। क्षेत्रफल कितना है? परिमाण 100 और दिशा क्या है इसकी? आई कैप, और वाई और के में नहीं है तो 0 0 लिख दिया उसको। फाइन, आई आई का गुणा करो 800, जे जे का गुणा करो 0, 4 इंटू 0, 3 इंटू 0, क्लियर। तो फाई आ गया 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वैद्युत क्षेत्र 10 एक्स स्क्वायर आई कैप न्यूटन पर कूलम में 1 मीटर भुजा वाले घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। ये घन है आपके पास में, है ना। इसका एक कोना मूल बिंदु पर स्थित है। फाइन, ओके। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है एक्स अक्ष के अनुदिश। अब फाई 1 का मतलब ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से गुजरने वाला, ई डॉट ए कर लें। ए की दिशा तो ये हो गई, ई की दिशा ये हो गई, क्लियर है। क्या बोलेंगे? ई का मान रखा 10 एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस फर्स्ट पृष्ठ का? 1 स्क्वायर, और दिशा देखो क्षेत्रफल सदिश की क्या है? माइनस एक्स है ना, माइनस आई कैप, क्लियर। तो ये कितना आ गया? देखिए आई डॉट आई का गुणा कर दिया हमने, माइनस में 10 एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट पृष्ठ है इसके लिए एक्स निर्देशांक कितना है? 0। ये तो मूल बिंदु पे है तो एक्स की जगह 0 रख दो। 5 तो कितना गया? 0। यानी फर्स्ट पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? 0, क्लियर। अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड का मतलब ये वाला पृष्ठ, ठीक है, ओके। क्षेत्रफल सदिश ऐसे दिखाओगे और ई की दिशा भी यही है, तो यहां पर प्लस का ही कैप हो जाएगा, है ना। तो 5 2 आ गया 10 एक्स स्क्वायर। अब x का मान रखेंगे। ये पृष्ठ x बराबर 1 पे रखा हुआ है, क्यों? भुजा क्या है? 1। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, ये 10 आ गया, क्लियर, ओके। अब देखिए केवल हम इन 2 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, इसके तो 8 प्रश्न हैं। 8 है क्या? 2 ये, 2 ऊपर नीचे 2 ये, तो कितने हैं? 6 हैं। तो 8 थोड़े, हमारे कहने में नहीं चलेंगे, ऐसे खुद भी काउंट करेंगे। 1 2 2 ऊपर है और एक आमने सामने है। लेकिन हम ये 2 ही ले रहे हैं, बाकी क्यों नहीं ले रहे? भाई फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, और ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस 90 डिग्री। तो अगर थीटा अगर 90 डिग्री है, कहने का मतलब ये है, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। कहीं पर क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बनाए। जैसे ऊपर वाला प्रश्न है, क्या क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा? ई ऐसे इस दिशा में, तो क्या 90 डिग्री हो गया? तो इसकी बात करना ही बेकार है। आप सामने वाले प्रश्न की तरफ, है ना। तो स्क्रीन से आपकी तरफ है क्षेत्रफल सदिश, आपकी तरफ आ रही है दिशा, आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ आ रही है दिशा। तो आपकी तरफ आ रही है इस तरीके से, तो भाई विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना बनाएगा ये बताओ? विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना बनाएगा? ऐसे 90 डिग्री बनाएगा कौन, है ना, ओके। तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे और पीछे वाला प्रश्न, तो केवल 1 और 2 हमारे काम के हैं इसमें, क्लियर है ये। अब तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स केवल ये 5 1 5 2 है। जोड़ दें। क्यों जोड़ रहे हैं? आदिश राशि होती है फ्लक्स तो, है ना। तो आदिश राशियों का परिणाम ही निकालते हैं बीजगणितीय योग से। 0 + 10 तो कितना आ गया? 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ले लें। यही क्वेश्चन है एक तरीके से, बस घन को थोड़ा खिसका दिया है 1 मीटर दूरी पर, है ना। अब इस घन से विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, राइट। ई की दिशा ये है, एक्स अक्ष का अनुदेशक, क्लियर है, ओके। 5 1 ई डॉट ए। अब हम ये चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को, अभी किया है बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज है, बस एक्स कोऑर्डिनेट निर्देशांक चेंज हो जाएंगे। पॉज करके वीडियो को और आप खुद का हल करो, फिर चेक करना, ठीक है। ए की दिशा फर्स्ट पर ये होगी, ई की दिशा ऐसे होगी, है ना। तो ई का मान रखा आपने, और ए क्या हो गया? माइनस एक्स की तरफ, तो माइनस आई कैप लिख दिया। हल करें इसको।
माइनस का 10x²। अब x का मान क्या है इस बार, 0 है? नहीं, 1 है। ये 1 रखेंगे तो -10 हो गया। अब φ2 मतलब ये सेकंड पृष्ठ, क्योंकि हमारे 1 और 2 ही काम के हैं, बाकी पे तो 90 डिग्री बन जाएगा, इसलिए वैसे ही 0 है। ए की दिशा ये और ई की दिशा भी है, राइट। मान रख दें 10x² आई कैप डॉट 1² आई कैप, फाइन। तो 10x² हो गया। x का मान आप खुद बताओ कितना है, 1 तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 एक भुजा है इसकी, तो 2 मीटर हो जाएगा। तो x के क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, 40 आ गया। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 + 5 -10 + 40, क्लियर। यानी कि प्लस का 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं, गॉस का प्रमेय। मुक्त स्थान में किसी बंद काल्पनिक सतह, जिसको हम गॉसीय सतह कहेंगे, के माध्यम से कुल वैद्युत फ्लक्स सतह के भीतर परिबद्ध कुल आवेश, यानी बंद पृष्ठ में परिबद्ध का मतलब बंद आवेश, और 1/ε गुना के बराबर होता है, यानी Q गुणा 1/ε0 के बराबर होगा। एक गॉस का प्रमेय कहलाता है। फाई बराबर Q/ε0। क्लियर है। अब इसका व्युत्पन्न करेंगे, गॉस के प्रमेय का व्युत्पन्न। हाँ देखो, मान लीजिए एक गोला है ये, जिसमें परिबद्ध यानी बंद आवेश +Q है। इसका एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया हमने, गोला है आर त्रिज्या का। क्षेत्रफल सदिश के हिस्सा तल के लंबवत होता है ना। और +Q आवेश से, धनात्मक आवेश से परे होती है विद्युत क्षेत्र दिशा, एक ही दिशा ही हो गई। इस छोटे से पृष्ठ से पारित फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स पड़ा, फ्लक्स से डिफाइन करेंगे, E.D है ना। अब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0, तो ED आ गया। कुल फ्लक्स की बात करें तो समाकलन करना होगा। E हर स्थान पर गोले के r दूरी पर, Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ/r² बिंदु आवेश से देखा था हमने, ये KQ/r², E का मान। और क्षेत्रफल, अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, पृष्ठ का 4πr²। r² से r² कैंसिल कर दें अपन, है ना, और K का मान रख दो, ऐसा हो गया। अब ये 4π से भी 4π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, Q/r²। यही तो गॉस का प्रमेय था। क्लियर। अब थोड़ी सी जानकारी और लेंगे हम। एक ठोस कोण होता है ना, हमने मापन और मात्रक वाले टॉपिक में देखा था, 11th के टॉपिक में, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस रखता है, आप जानते हैं इकाइयां और मात्रक वगैरह, है ना, न्यूमेरिकल्स में। ठोस कोण त्रिविमीय होता है भैया। अब ये ठोस कोण अगर आपको जानकारी नहीं है तो देखिए, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसके किसी छत की तरफ, किसी कोने को देखो, तो ये 3 जो सतह मिलकर एक कोण बना रही हैं, ये ठोस कोण कहलाएगी, है ना। ओके, मान लीजिए r त्रिज्या है, ये r दूरी है। ये कोण को ओम जैसे लेटर से, जैसे प्रतिरोध का चिन्ह होता है ना, ओम जैसे, है ना, तो छोटा सा अल्पांश लिया मैंने, तो डी ओम कह दिया। क्षेत्रफल सदिश ऐसा है, तो क्षेत्रफल सदिश n का मतलब नॉर्मल अभिलंब के अनुदिश होती है दिशा, है ना। मान लो ये थीटा है, ये जरूरत पड़ेगी इसलिए डायग्राम बताया। सबसे पहले ठोस कोण एक साधारण द्विआयामी समतल कोण का त्रिआयामी समतुल्य होता है। यानी जो हमारे सामान्य कोण होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक समतल में होते हैं, है ना। द्विआयामी मतलब 2 दिशा, जैसे एक्स और वाई तल के अंदर है। ये त्रिविमीय, 3 जो हैं, जैसे छत की तरफ देख रहे हो आप कोने की तरफ, तो एक्स वाई जेड 3 आप मान सकते हो ना, त्रिआयामी कहलाएगा। तो उसके समतुल्य कोण होता है, त्रिआयाम में बनने वाला कोण ठोस कोण कहलाता है। इसकी ऐसा इकाई होती है स्टेरेडियन। r त्रिज्या वाले गोले के केंद्र O पर क्षेत्रफल अल्पांश ds द्वारा अंतरित कोण, एक छोटा सा ये ds ले लिया है ना, ds, ये ds की दिशा है n कैप यहाँ पर। ओके, वो दिया जाता है फॉर्मूला ds cos θ/r² से, याद रखें आप इसको, है ना। तो टोटल कोण की यदि बात करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब कुछ बात क्लियर हुई नहीं, इसको एक उदाहरण से ले लेते हैं। त्रिआयामी एक
एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि एक गोला ले लेते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र ओ और क्षेत्रफल एस द्वारा अंतरित कोण हमको चाहिए। मान लो ये गोला है, एग्जाम्पल ले लें जिससे क्लियर हो जाए, है ना। ये तो फॉर्मूला बताने के लिए डायग्राम बनाया था। इसका केंद्र वो है, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ परिबद्ध है ना। ये क्षेत्रफल, ये आर त्रिज्याएं इसकी, ये छोटा सा अल्पांश लिया है तो डीएस की दिशा, इसमें जो डीएस आया है उसकी दिशा ये हो गई। फाइन। तल के लंबवत, यहाँ पर क्या था, ये टेढ़ा था इसलिए दिशा इधर थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। फाइन। ये फॉर्मूला आपका। एस का मतलब पूरे पृष्ठ द्वारा बनाया गया, एस मतलब सरफेस, है ना। तो वो कितना होता है भाई बताओ, एक वृत्त केंद्र पर कितना बनाता है, वृत्त केंद्र पर कितना बनाता है 2 पाई, तो और पूरा का पूरा गोला कितना बनाता है 4 पाई, कितना बनाता है 4 पाई। आप रेफर कीजिएगा मात्रक और उसमें ठोस कोण का हमने बताया कैसे, है ना। किसी भी आकार की बंद सतह के लिए गॉस प्रमेय का व्युत्पन्न करेंगे। पहले तो हमने केवल गोले के लिए किया था। मान लीजिए ये अनियमित आकृति है कोई बंद सतह, इसके लिए गॉस के प्रमेय को व्युत्पन्न करेंगे। फाइन। इसमें कोई परिबद्ध आवेश है प्लस क्यू, ये छोटा देखो ये त्रिविमीय है, इसमें एक छोटा त्रिविमीय ले लिया हमने, राइट। ई की दिशा ये है, ये आर सदिश की दिशा हो गई, ये डी का मतलब एक अल्प ठोस कोण, ये डीएस की दिशा हो गई, राइट। अब डी फाई क्या होगा, ई डॉट डी ए बोलते हैं ना, ऐसे यहाँ डीएस कह देते हैं कुल सरफेस के लिए। ई एक बिंदु आवेश के कारण कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, है ना। डीएस ये एन कैप हो गई, राइट। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएस बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप, राइट। पहले इसको अलग से हल कर लेते हैं। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, इनके बीच का कोण कितना है थीटा, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं फिर डी फाई क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था डी ओम था, अभी रेफर किया था, इसको डी ओम कहते हैं, है ना, एक छोटे अल्प ठोस कोण। ओके, कुल कोण की बात करना चाहें हम तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी ओम। अच्छा, टोटल कोण कितना होता है त्रिविमीय उसके अंदर, वो 4 पाई होता है ना। त्रिविमीय द्वारा बनाया गया टोटल कोण कितना होता है बंद त्रिविमीय द्वारा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वही आ गया गॉस का नियम। क्लियर सबको। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को का व्युत्पन्न देखें कैसे करते हैं। ये एक बंद पृष्ठ जिसमें कि क्यू आवेश बंद है, ई विद्युत क्षेत्र दिखाएंगे तो त्रिज्यीय बार की तरफ होता है। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, गोले की त्रिज्या आ रही है हमारी, इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा दिखा दी डी है। अब गॉस के नियम से हमने देखा था कि फाई टोटल क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का, है ना, ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो गॉस का नियम था हमारा। अब ई और डी ए की दिशा एक ही है ना भाई, तो हम ई डी ए कॉस 0 कहेंगे, कॉस 0 1 हो गया, है ना। यहां से देखिए ई को बाहर निकाल सकते हैं आप, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। अच्छा, अब गोले का कुल क्षेत्रफल है ना, क्लोज इंटीग्रेशन डीए का 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ई का मान कितना आ गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। ये तो विद्युत क्षेत्र डिफाइन हुआ बेसिकली। यदि आवेश क्यू नॉट को इस उस बिंदु पर रखा जाए जहां ई की गणना की गई, ई की गणना कहां की हमने यहाँ पर, यहाँ क्यू नॉट को रख दें यदि, ठीक है, तो बल क्या होता है क्यू नॉट ई, तो ई का मान ये रख दें यहाँ पर, तो हमारे पास बल कितना आ गया है क्यू नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वही तो होता है के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर, आ गया कूलम का नियम, है ना, यही होता है कूलम का नियम। फाइन। अब इस पर गॉस के नियम पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं,
इससे क्लियर हो जाए। सभी तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। प्रत्येक बंद पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात करो। ये गोला है आपके पास प्लस Q। अब गॉस के नियम में क्या देखा था, पृष्ठ की आकृति से कोई मतलब नहीं है। पहले तो हमने किसी भी आकृति के लिए देखा था, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश गुणा 1/ε। मान लो ये बेलन है, आकृति से मतलब नहीं है, Q इंटू 1/ε। मान लो एक घन है, फाई क्या होगा, Q/ε। मान लो अमीबा है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। बस आवेश गुणा, बस बंद होना चाहिए आपका आवेश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आपके पास में बाउल है, कटोरा है, उसके ऊपर आपने एक आवेश को रख दिया, राइट। अब विद्युत फ्लक्स की गॉस के नियम से तो गणना नहीं कर सकते हैं। क्यों, गॉस के नियम में हमें इस आवेश को बंद करना पड़ता है। तो बंद करने के लिए एक और कटोरा लगा दें। अब बंद हो गया, बंद होने के बाद में Q/ε हो जाता है। लेकिन हमसे तो किसी नीचे वाला जो कटोरा वहां से पूछा गया था। तो विद्युत बल रेखाएं तो एक अदिश राशि होती है। देखो ऊपर से जितने निकलेंगे नीचे से भी उतने निकलेंगे। आधी बल रेखाएं नीचे वाले से निकलेंगी, 2 का भाग लगा देंगे, तो इस बाउल से इस कटोरे से कितना हो जाएगा, Q/2। क्लियर। अब एक बेलन के ऊपर रख दिया आवेश। अब इससे पूछा गया है कि फ्लक्स की गणना करो। हम फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते। फ्लक्स की गणना क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बंद नहीं है, बंद नहीं है। क्लियर है। अब इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक कटोरा रखना पड़ेगा। अभी बंद हो गया, आवेश बंद हो गया, बंद हो गया तो Q/ε आ गया। अब ये तो अदिश राशि होती है, ऊपर वाले से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी नीचे वाले से भी उतनी निकलेंगी, तो आधी कर दें, तो सिलेंडर यानी बेलन से Q/2ε होगा। क्लियर है ये वाली बात। अब एक घन ले लिया और इसके एक पृष्ठ पर आवेश रख दिया, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते जब तक कि आवेश बंद नहीं होगा, तो हमने बंद करने के लिए एक और घन लगा दिया। अब बंद हो गई। अब ये जो भी कुछ बना उससे मतलब नहीं है, हमारा फ्लक्स क्या होगा, Q/ε होगा। लेकिन हमसे एक घन से पूछा है, भाई इससे जो बल रेखाएं जितनी निकलेंगी उतनी इससे निकलेंगी, तो आधी हो गई ना। 2 घन से इतना एक तरीके से, तो एक घन से कितना होगा, क्यूब कहते हैं, Q/2ε। सीधी बात हो गई। 2 एक जैसी सममित आकृति है, इसमें बंद है, तो 2 से इतना है तो 1 से कितना हो। 2 एक जैसी आकृति है, उनसे इतना है तो 1 से कितना होगा। क्लियर हो गया, करना का तरीका आ गया क्वेश्चन का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर रख दिया, राइट। हमने देखा आकृति से मतलब नहीं है, घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो तो कितना होगा, Q/ε। लेकिन यदि हमें कहा कि प्रत्येक पृष्ठ से कितना, भाई फ्लक्स का मतलब बल रेखाओं की संख्या, वो तो इन 6 पृष्ठ हैं इसके घन के, प्रत्येक पृष्ठ से समान समान निकलेगी, चारों तरफ सम्मित रूप से निकलेंगी। आया, पृष्ठों की संख्या कितनी है, 6। तो हम क्या करेंगे, फेस का मतलब पृष्ठ होता है ना, कुल फ्लक्स में भाग लगा देंगे n से, n यानी संख्या, 6 से भाग लग जाएगा, तो कुल कितना है, इतना। तो किसी एक पृष्ठ से Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। घन से निर्गत फ्लक्स की गणना करो यदि आवेश घन के किसी पृष्ठ के केंद्र पर, ये पृष्ठ के केंद्र पर। तो पहले तो इस घन से ही बात करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। ये बंद कर दिया, एक घन और लिया है, बंद हो गया। अब इस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q/ε है ना। लेकिन हमसे पूछे जो आपको घन दिया है उसकी बात करो आप, तो इसकी, राइट। तो इस घन से निर्गत भाई 2 से इतना निकल रहा है भाई, है ना। घन की संख्या कितनी है, 2, तो कुल में भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, Q/2। क्लियर है, फाइन। घन के प्रत्येक पृष्ठ से पूछा जाए, दिए गए घन के प्रत्येक पृष्ठ से, राइट। तो पहले तो बंद सतह में फलकों की कुल संख्या जिससे कि फ्लक्स निकलता है वो काउंट करेंगे। कैसे, ये नहीं, देखो इससे थोड़ी भाई बल रेखाएं यहाँ से इधर आ जाएं तो बाहर थोड़ी आ गई, है ना। तो सबसे पहले ये बंद पृष्ठ जो भी है उसके अंदर वाले पृष्ठ को काउंट नहीं करेंगे, निर्गत फ्लक्स की गणना करते हैं हम यहाँ पर, बंद पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स। तो अब काउंट करेंगे इसके अलावा जो हमने शेड किया इसके अलावा, है ना। तो देखो भाई,
देखने वाली, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है, दो टॉप में और दो बॉटम में, सहमत है? दो आपकी तरफ है फ्रंट में और दो बैक साइड में, क्लियर है? एक और एक दो, दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ और दो 10, तो कुल पृष्ठ कितने हैं? 10, जिनसे बल रेखाएं निकलेंगी, है ना? तो 10 पृष्ठों में ये फ्लक्स बट गया एक तरीके से, तो एक से इतना होगा, तो 10 का भाग लगा देंगे इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा? Q/10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, घन से निर्गत फ्लक्स की ज्ञात कीजिए यदि आवेश घन की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर हो। जैसे भुजा के मध्य बिंदु पर यहां रख दें, तो पहले तो इस घन से नहीं बात कर सकते, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए एक घन लाए, क्या बंद हो गया? नहीं, अभी नीचे से खुला है। एक और लिया है, अभी बंद हो गया? नहीं, एक और लगाना पड़ेगा। हाँ, अब बंद हो गया। क्लियर है? तो अभी जो भी कुछ बन गया है उस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा भाई? Q/ε0। क्लियर है ये वाली बात? हमको दिए गए घन की बात हो रही है यहाँ पर, दिए गए घन की। तो बंद सतह में घन कितने हैं? 4, तो दिए गए घन से कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगा दो, Q/4ε। क्लियर है? घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की बात करना है। तो हमें करना क्या है? बंद सतह में फलकों की वो संख्या ज्ञात करेंगे जिससे फ्लक्स बाहर निकलता है। तो अंदर वाले पृष्ठों को नहीं कहूं, अंदर वाले पृष्ठ कौन से? इस बंद पर एक तो ये और एक ये और एक, इनको नहीं काउंट करेंगे, बाकी सबको कर लेंगे, है ना? तो हमारे साथ साथ काउंट करो। देखो भाई, दो तो लेफ्ट में, एक और दो राइट में, क्लियर? दो टॉप पे और दो बॉटम में, है कि नहीं? और 4 आपकी तरफ, 1 2 3 4 और 4 पीछे, है कि नहीं? तो कुल कितने हो गए? 16 हुए। देखो, 2 और 2 4, 6 8, 8 4 12 और 4 16। क्लियर? तो 16 पृष्ठों से कुल ये संख्या निकलेगी, इसमें 16 का भाग लगेगा, इसमें कुल लाइनों में 16 का भाग लगेगा, तो एक पृष्ठ के हिस्से में इतनी आएगी Q/16ε0। क्लियर है वाली बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। घन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि आवेश घन के किसी कोने पर स्थित हो। इस घन के किसी कोने पर रख दें, यहां रख दें, ठीक है? तो अब इस घन से नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि गॉस का नियम कहता है इस आवेश को परिबद्ध करना है, यानी बंद करना है त्रिविमीय आकृति से। तो हम क्या करें? एक घन लिया है, क्या बंद हुआ? नहीं। एक और लिया है, क्या बंद हुआ? नहीं। नहीं, अभी तो ऊपर से तो खुला हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बॉक्स और ऊपर से लगाने पड़ेंगे, हाँ या ना? ऐसे क्या बंद हो गया? यस, अब अंदर चला गया। क्लियर? अभी जो भी आकृति बन गई है उससे मतलब नहीं है, गॉस का प्रमेय कहता है Q/ε0। ठीक बात है ना? क्लियर है? दिए गए घन से, ये डार्क से बनाया, इससे चाहिए कुल संख्या कितनी है घनों की? 8। तो 8 में इतनी बल रेखाएं हैं, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? 8 का भाग लगा दो, Q/8ε। क्लियर? यदि हमसे पूछा जाए घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, है ना, प्रत्येक से, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो आकृति बन गई थी उससे कुल बल रेखाएं ये थी। तो ये बल रेखाएं कितने पृष्ठों से गुजर रही हैं? पहले तो उन पृष्ठों की संख्या काउंट करनी पड़ेगी जिनसे होके फ्लक्स निकलता है। तो पहले तो अंदर वाले प्रश्नों को हटा दें। ये अंदर वाले प्रश्न हैं आपके, इनको हटा दें। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है आपका, ये भी अंदर है। क्लियर? अब इनके अलावा सबको काउंट कर लेंगे, है ना? हमारे साथ साथ काउंट करो। देखो भाई, वो क्या रहा है? 4 तो लेफ्ट में है क्या? 1 2 3 4 और 4 राइट में है क्या? 4 ऊपर है क्या? 4 4 नीचे है क्या? बोलो। 4 आपकी तरफ है क्या? और 4 पीछे है क्या? है। जोड़ लो इनको। क्या 24 आ रहा है क्या? 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24। क्लियर? तो 24 फलकों से कुल बल रेखाएं ये निकल रही हैं, तो एक के हिस्से में कितनी आएंगी? 24 का भाग लगा, कितना गया? Q/24। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यदि L लंबाई की एक आवेशी छड़ L/2 भुजा वाले घन से होकर गुजरती है तो समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
ये L/2 भुजा का एक घन है, इससे एक छड़ गुजर रही है ना, जिसकी लंबाई कितनी है L/2, वो भुजा वाले घन से L लंबाई की छड़, लंबाई ज्यादा है इसकी L, है ना, इस तरीके से गुजरेगी। फाइन। अब हमें समय के साथ फ्लक्स की गणना करनी है, किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। देखिए होगा क्या, Q/ε0 होता है, इसमें जितना भी आवेश परिबद्ध होगा, और आवेश कौन लेके जा रहा है, ये छड़। धीरे 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 आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या है, इसकी लंबाई है ज्यादा, इसकी लंबाई है ज्यादा, यस और नो। तो बाहर आने से पूर्व यहाँ इसका कांस्टेंट रहेगा तो नियत रहेगा। फिर इसका ये वाला सिरा बाहर की तरफ जैसे निकलने लगेगा तो ये फ्लक्स की कम होता हुआ चला जाएगा, इसमें परिबद्ध आवेश बंद होता हुआ चला जाए तो कम हो जाएगा, यस और नो। पहले तो आवेश बढ़ता जाएगा तो Q/ε0 बढ़ता हुआ चला गया। फिर देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है ना, L/2, अगर इसके अंदर रहा तो L/4 बाहर है, L/4 बाहर, तो L/4 पूरा का पूरा ये जब इसके अंदर नहीं आएगा, जब तक नियत बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही ये वाला सिरा इसको पृष्ठ से संपर्क छोड़ेगा तो परिबद्ध आवेश कम होना लग जाएगा, Q/ε0 कम हो जाएगा। जैसे ही ये सिरा इस पृष्ठ से दूर जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गॉसी गोले से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की प्रकृति बताइए, प्लस और माइनस बताना है। ठीक, ये गॉसी गोला है, ये एक धातु का गोला है, इसके सामने एक धनावेश को रखा है, राइट। तो सबसे पहले होगा क्या, कि धनावेश के सामने एक ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, लेकिन ये धातु का गोला उदासीन था, तो ये जितना ऋणावेश प्रेरित हुआ है इसके विपरीत पृष्ठ पर उतना ही धनावेश प्रेरित हो जाएगा। समझ। अब आप देखिए इस गॉसी गोले में कौन सा आवेश परिबद्ध हुआ है, बंद हुआ है, धन प्रकृति का, यस और नो, धन प्रकृति का हुआ है, यस और नो। तो प्लस Q/ε0 होगा, ये जितना भी होगा, तो प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोले से फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि आवेश वलय Q की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये तो है गोला, इसका केंद्र है C1, ये इसमें से एक आवेशित वलय गुजर रही है, राइट, और इसकी त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब इसका केंद्र इसकी परिधि पे आ जाएगा। C2 कह दिया, C2 है वलय की, C1 है गोले की, राइट। दोनों केंद्रों को मिला दें। अब इसके केंद्र से वलय की परिधि को मिला है और गोले के केंद्र से गोले की परिधि को मिला है। तो देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है आपका, तो ये तो संभव त्रिभुज बन गया। हाँ ना, तो ये तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। क्लियर है, ओके। इसी तरीके से नीचे बनाया अपन, तो ये कोण भी कितना आने वाला है, 60 डिग्री। अब यहाँ देखने वाली बात है, गोले के अंदर परिबद्ध आवेशित वलय का वह भाग जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो इस गोले के अंदर वलय का ये वाला भाग परिबद्ध हुआ है और ये कितना कोण अंतरित कर रहा है, 120 डिग्री। क्लियर, कितना हुआ भाई, टोटल तो कितना होता है 360, तो 360 का कितना भाग है, ये आवेश 1/3, यस और नो। यानी वलय पर कुल आवेश यदि Q है तो परिबद्ध आवेश कितना होगा, कुल आवेश का 1/3, यस और नो। एनक्लोज मतलब परिबद्ध आवेश कितना होगा इस गोले के अंदर, 1/3 यानी Q/3। अब फ्लक्स क्या होता है, परिबद्ध आवेश बटा एप्सिलॉन, परिबद्ध मतलब बंद आवेश इस गोले में, वो है 1/3, रख दो Q/3। आंसर क्या हो जाएगा, Q/3 एप्सिलॉन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पक्का कर लो। प्रत्येक भुजा A के घन से गुजरने वाले फ्लक्स का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि एक समान रूप से आवेशित अनंत छड़ रेखिक आवेश घनत्व जिसका लैम्डा है घन से होकर गुजारना है, ये घन है, राइट। अगर आपको न्यूनतम फ्लक्स चाहिए तो आवेश न्यूनतम परिबद्ध होना चाहिए, तो आप किसी एक भुजा के समांतर गुजारो, है ना। छड़ ठीक है, अनंत लंबाई की बहुत बड़ी है, आपको न्यूनतम हिस्सा परिबद्ध करना है जिससे न्यूनतम आवेश परिबद्ध हो। आवेश जो परिबद्ध है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब
जब ये परिबद्ध आवेश न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, जब भी फाई मिनिमम होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए, है ना। आवेशों के गुण वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि आवेश गुण 3 प्रकार के होते हैं, आप उसको रेफर कीजिएगा, है ना। लैम्डा क्या, आवेश बटा लंबाई, है ना, तो आवेश क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए, तो ये न्यूनतम हो गया, है ना। क्लियर है ये वाली बात। अब बात कर लेते हैं अधिकतम। अधिकतम लंबाई इसमें कितनी परिबद्ध हो सकती है, घन के विपरीत कोणों से गुजरने वाली। रूम को देखो, रूम के आपके कमरे के विपरीत कोणों को मिलाने वाली विकिरण होता है वो घन का, है ना। फाई तो ये होता है जब ये परिबद्ध आवेश मैक्सिमम होगा, जब ये फाई मैक्सिमम होगा, है ना भाई। और घन के विकिरण की लंबाई क्या होती है, √3 है, जबकि भुजा कितनी होती है, ए, है ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं √3 लैम्डा ए बाय एप्सिलॉन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लीजिए, वृत्ताकार पृष्ठ ए से फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई, वक्र कर्व सरफेस से फाई है, और एक बिंदु आवेश क्यू बेलन के अंदर रखा हुआ है, तो हमें वृत्ताकार पृष्ठ ए से, इससे जे, ये दोनों एक जैसे हैं, ए बी, है ना। तो यदि हम कुल फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कहाँ कहाँ से गुजर सकता है, ए, बी और सी से। क्लियर। अब ए और बी से तो बराबर संख्या में गुजरेगा क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों को फाई ए कह दिया, और फाई सी से वक्र से फाई गुजर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाई ए वाले से कितना गुजरेगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल पर आ जाएंगे, 1.15 गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर, है ना। तो लास्ट टॉपिक आपका होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। फाइन। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए ये लेक्चर डिस्कस करते ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस के नियम के अनुप्रयोग।